वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉजिटिव स्कूल के बाकी दो एक्सपोनेंट्स एनरिको फेराई और राफेल गारोफेलो के बारे में पढ़ने हैं। सो एनरिको फेराई का जो ड्यूरेशन रहा वो 1856 से 1929 के बीच में रहा। ही वॉज ऑल्सो प्रोफेसर इन क्रिमिनल लॉ एंड ऑल्सो वो लोम्ब्रोसो के स्टूडेंट भी थे। हालांकि लोम्ब्रोसो के क्रिमिनलिटी के व्यू पर उनका व्यू अलग था। वो लोम्ब्रोसो के जो व्यूज़ थे क्रिमिनलिटी पर उससे एग्री नहीं करते थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी क्रिमिनल सोशियोलॉजी एट द एज ऑफ 25। अकॉर्डिंग टू एनरिको फेराई, उनका मानना था कि बायोलॉजिकल रीजंस ही सिर्फ काफ़ी नहीं है क्रिमिनलिटी के लिए। यानी कि सिर्फ एक पर्सन के आप बाहरी फिजिकल फीचर्स को देखकर नहीं कह सकते कि पर्सन क्रिमिनल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्राइम को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशियोलॉजिकल फीचर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फीचर्स, ये सभी फैक्टर्स को देखा जाना चाहिए जब आप किसी पर्सन को क्रिमिनल कह रहे हैं। फेराई का ये भी मानना था कि जो क्राइम है वो प्राइमरीली इस बात पर डिपेंड करता है कि क्रिमिनल किस तरीके की सोसाइटी से आया है, ना कि इस बात पर कि उसका बायोलॉजिकल फीचर कैसा है। एनरिको फेराई का सबसे फेमस जो कंट्रीब्यूशन है वो है लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्रिमिनल सैचुरेशन कहता है कि एक गिवन सोशल एनवायरनमेंट में जहाँ डेफिनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और डेफिनेट नंबर ऑफ फिजिकल कंडीशंस हैं, वहाँ पर एक फ़िक्स नंबर ऑफ क्राइम होगा, ना उससे ज़्यादा होगा और ना ही उससे कम होगा। इसके साथ साथ एनरिको फेराई ने फ्री विल के कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट किया। उनके अकॉर्डिंग कि क्रिमिनल अपनी मर्ज़ी से क्राइम नहीं करता है, लेकिन वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्या वो पर्सन क्राइम करेगा या नहीं करेगा। फेराई ने क्रिमिनल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया: बॉर्न क्रिमिनल्स, ओकेजनल क्रिमिनल्स, पैशनेट क्रिमिनल्स, इंसेन क्रिमिनल्स और हैबिचुअल क्रिमिनल्स। सो बॉर्न क्रिमिनल्स को उसने इंस्टिंक्टिव क्रिमिनल्स भी कहा, जिस अकॉर्डिंग टू हिम कि बॉर्न क्रिमिनल्स वो हैं जो कि अपनी जीन्स में क्रिमिनल बिहेवियर को लेकर आते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं इंसेन क्रिमिनल्स, जो कि किसी मेंटल डिजीज़ से या मेंटल अनस्टेबल होते हैं और जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट करते हैं। अपने साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग क्राइम करते हैं, तो वो इंसेन क्रिमिनल्स हुए। हैबिचुअल क्रिमिनल्स वो होते हैं जो कि अपने क्राइम को बार बार रिपीट करते हैं। ओकेजनल क्रिमिनल्स उसने बताया कि जो कि सिचुएशन के बेसिस पर, यानी कि कोई इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस हो गया या कोई सोशल कंडीशन हो गई, उसको देखते हुए वो पर्सन क्राइम कमिट करता है। ओकेजनली वो क्राइम कमिट करता है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही क्राइम कमिट करता हो। जब कुछ ऐसा ओकेजन आता है, ऐसे कुछ सिचुएशन अराइज होती है, तो वहाँ पर तब वो क्राइम कमिट करता है। पैशनेट क्रिमिनल्स ने उसने बताया कि वो बहुत रेयर होते हैं और जनरली पैशनेट क्रिमिनल्स कौन होते हैं, जो कि बहुत लंबे समय से किसी मेंटल स्ट्रेस में हैं या फिर कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है उनको, तो एकदम से जब वो क्राइम करते तो वो इम्पल्सिव क्राइम करते हैं ना। जनरली इनके द्वारा किए गए जो क्राइम होते हैं वो वायलेंट इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एनरिको फेराई को कंप्लीट किया। अब बात करते हैं राफेल गारोफेलो के बारे में। राफेल गारोफेलो का पीरियड जो रहा वो 1852 से 1934 के बीच में रहा। अगेन ही इज़ ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनल लॉ। इनका मेजर काम था क्रिमिनोलॉजी, जो कि 1885 में पब्लिश किया गया, जिसका सेकेंड एडिशन 1891 में आया और इसका ही इंग्लिश ट्रांसलेशन इन द ईयर 1914 में आया। राफेल गारोफेलो ने कुछ लोम्ब्रोसोस के आइडियाज़ को एम्ब्रेस किया, मतलब कुछ लोम्ब्रोसोस के कुछ आइडियाज़ को एंडोर्स किया, माना कि हाँ लोम्ब्रोसो की इन चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर लोम्ब्रोसो और गारोफेलो के आइडियाज़ मैच नहीं करते थे, वो डिफ़र करते थे। गारोफेलो का मानना था कि क्रिमिनल्स एबनॉर्मल होते हैं, बट सिर्फ फिज़िकल एबनॉर्मेलिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम। गारोफेलो ने बोला कि ठीक है, क्रिमिनल्स एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन उनमें सेंटिमेंट्स और किसी तरीके की मोरालिटी का कमी है, जो कि बाकी सोसाइटी के नॉर्मल लोगों में पाया जाता है, लेकिन क्रिमिनल्स के अंदर वो मोरालिटी और वो सेंटिमेंट्स मिसिंग होते हैं, इसलिए वो क्राइम करते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर्स नोटिस किए कि
अगर पर्सन के पास बायोलॉजिकल अगर कुछ उसमें डिफरेंसेस हैं क्रिमिनल्स के अंदर, लेकिन वो श्योर नहीं थे कि इसे एज अ थ्योरी हम सामने बता सकते हैं, तो उनका मानना था कि ये प्रॉपर नहीं है कि हम एबनॉर्मलिटी, जो फिज़िकल एबनॉर्मलिटी है उसी को एज अ बेसिस मानकर ये कह दें कि वो पर्सन क्रिमिनल है। मेनली उन्होंने बात करी साइकिक एनोमलीज और मोरल डिजेनरेसी की, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं कुछ क्राइम्स में, और इसीलिए गैराफेलो ने फेराई और लोम्ब्रोसो के क्लास जो क्रिमिनल्स के क्लासिफिकेशन उन लोगों ने करी उसको डिसएग्री किया। इन्होंने अपने कैटेगरी बताई। तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। इससे पहले इन्होंने पिटी और प्रॉबिटी का कॉन्सेप्ट बताया कि जो बेसिक ह्यूमन सेंटिमेंट्स होते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, वो क्रिमिनल्स में मिसिंग होते हैं। पिटी इज़ सिंपैथी एंड कंपैशन और प्रॉबिटी इज़ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो ये दोनों जो बेसिक ह्यूमन सेंटिमेंट्स हैं वो मिसिंग होते हैं क्रिमिनल्स में। तो 4 तरीके के क्रिमिनल्स के बारे में इसने बात करी: मर्डरर, वायलेंट क्रिमिनल्स, डेफिशिएंट क्रिमिनल्स एंड लेसिवियस क्रिमिनल्स। तो मर्डर को उन्होंने एंडेमिक क्रिमिनल्स भी कहा, और ये बताया कि मर्डरर वो क्रिमिनल होता है जो दूसरे पर्सन को मार देता है और उसको सेटिस्फेक्शन बदला लेकर ही होता है। तो इस तरीके के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनमें पिटी और प्रोबिटी दोनों ही कम्प्लीटली लैक होता है, मतलब ये दोनों ही सेंटिमेंट पिटी और प्रोबिटी दोनों ही नहीं होते हैं। वायलेंट क्रिमिनल्स में उसने बताया कि जो वायलेंट क्रिमिनल्स होते हैं उनमें पिटी नहीं होता, प्रोबिटी होता है बट पिटी नहीं होता। तो और इस तरीके के जो क्रिमिनल्स होते हैं इनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन कर लिया तो वो क्राइम करेंगे, ठीक है। इस तरीके के अगर कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं तो वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इसके बाद डेफिशिएंट क्रिमिनल्स वो होते हैं जो जनरली प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं। तो जैसे कि थीव्स हो गए या रॉबर्स हो गए, वो डेफिशिएंट क्रिमिनल्स के अंदर आएंगे। लेशिवियस क्रिमिनल्स होते हैं जो कि क्राइम अगेंस्ट चेस्टाइटी करते हैं, यानी कि जो जैसे सिडक्शन हो गया, एडल्ट्री हो गया, इस तरीके के क्राइम को करते हैं, वो लेसिवियस क्रिमिनल्स हुए। इसके अलावा पॉजिटिव स्कूल के कुछ क्रिटिक्स भी थे जो एनरिको फेराई ने इस बात को अपोज किया, जो लोम्ब्रोसो ने कहा था कि जो क्रिमिनल्स हैं वो इनकॉरिजिबल्स हैं, यानी कि वो रिफॉर्म नहीं किए जा सकते। तो एनरिको फेराई का कहना था कि जैसे कि अगर नॉन क्रिमिनल्स को भी अगर हम ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें या फेवरेबल सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करें तो वो भी क्राइम कर सकता है। इसी तरीके से अगर क्रिमिनल्स को हम अगर हेल्दी इन्वायरमेंट में लेकर जाएँ तो वो भी क्रिमिनलिटी छोड़ सकता है। गोरिंग जो थे, चार्ल्स गोरिंग, उन्होंने भी बताया कि फ़िज़िकल क्रिमिनल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप सिर्फ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं और उसी के बेसिस पर पर्सन को बता रहे हैं कि ये क्रिमिनल है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कैथरीन एस विलियम्स ने इसी ही बात को, गोरिंग की ही बात को, एक बास्केटबॉल प्लेयर के एग्जाम्पल से समझाया कि एक बास्केटबॉल प्लेयर का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अगर वो लोम्ब्रोसो उसको देखेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो एक क्रिमिनल है। लेकिन वही चीज़ अगर गोरिंग के व्यू से देखा जाए तो वो कहेंगे कि वो बास्केटबॉल प्ले में ही चुना इसलिए गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज हाइट, बिकॉज ऑफ हिज बॉडी स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ प्रोफेसर सदरलैंड ने बताया कि जो लोम्ब्रोसो ने जो काम किया है वो एक क्राइम को एज अ सोशल फिनोमिना ना लेकर एक इंडिविजुअल की तरफ शिफ्ट करा है सबका ध्यान। तो ये काम जो है एक 50 ईयर्स पुराना है, जहाँ पे और जो कि जिसका अभी एट प्रेजेंट कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं इम्पोर्टेंट, ये हमने पॉजिटिव स्कूल में कंप्लीट करी है। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। टिल देन, बाय।